सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हिंदी साहित्य का लाभ चैनल में। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 3 रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से अध्ययन करने वाले हैं, जो आगामी नेट जेआरएफ की एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी होने वाली है, ताकि हम आगे इसी तरह करके और भी तैयारी को मजबूत कर सके। आज हम सभी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 3 का अध्ययन करने वाले हैं। देश भाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं, मतलब उसको डाउट में रखा है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी प्रकार हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े लिखे पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। मतलब उसका जो अनपढ़ लोग रचना करते थे उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, मतलब उसको गवार के रूप में समझते थे। ऐसी कविताएं राजभाषाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मुस्चंद कहने वालों के लिए सिवा देश भाषा में सुंदर भावरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कह जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पय में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरों वल्लभ भरी कविताओं से वीरों का उत्साहित किया करते थे, उसका प्रोत्साहन करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालय में भी संरक्षित रहती थीं और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेराफार भी बहुत कुछ होता रहा, मतलब अदला बदली। इसी संरक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है, मतलब शुरुआत में ऐसे ही हम लोग को मिली थी। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया है। इस यही विशेषता के कारण रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। आगे है, भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने से लगातार पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वंस होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवतः 704 में हो गई थी। उसके उपरांत भारत का पश्चिम भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कनौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो समय हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो 11 बार चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी, मतलब अपना शक्ति दिखाने के लिए कभी कभी लड़ ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, मतलब समय के साथ हम लोग का उद्भव हो गया। वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता और गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। मोहम्मद गजनवी मृत्यु संवतः 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटमार के लिए देश के विभिन्न भागों पर
विशेषता राजपूताने पर चढ़ाया हुआ करती थी, मतलब वो लोग लड़ाई करवाता था। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिल जाता है। सांवर मतलब अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अरुणराज के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अनु सागर का मतलब अब वहां पर डूब जाना जरूरी है, मतलब लड़ाई करना जरूरी है। अनुदराज से उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की, मतलब वहां पर वो अनुराज जीत गया। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अनुराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आनासागर कहलाया। आना के पुत्र बिशलदेव विग्रह राज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बिशलदेव आर्यवर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यवर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिलालेख स्तंभ पर खुदे विशलदेव ने विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 में होती है। के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडोल पर धावा बोल दिया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूतानी आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ा करते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए हैं, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ाई करते रहे और उन्होंने कई बार हराया। और सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्र अर्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अत्योत्तम आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। मतलब पहले से जो जिस तरह से कवि राजाओं का वर्णन करने का जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी, अब वो तरीका बदल चुका था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, एक तो मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम का रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बदल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरण कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था। और यहाँ पर जो रहता है कि वो किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस राज पर हमला करके उस स्त्री को अपने कब्जे में लेना उस समय की सबसे प्रमुख बात होती थी। पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। उस समय जितनी भी मतलब जो भी मुख्य रस थी वो है वीर रस, क्योंकि उसमें युद्ध हुआ करता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था, मतलब एक सहायक के रूप में, मतलब मदद के लिए। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उस कारणों का उल्लेख ना कर कोई रूपवती स्त्री का ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। उदाहरण के लिए हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत ही अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और
वीर गीतों ब्लेड्स के रूप में साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो वीर गीत के रूप में। हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशलदेव रासो में मिलती है। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने रूप में नहीं रह सकती, मतलब उसका धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तर भारत में पाए जाते हैं, पूरे उत्तर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीरकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी यह तो प्रतियां मिलती है ही, या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द संबंध रहस्य से बतलाते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जो है ना, रासो शब्द रहस्य से मानते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी है। पर विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द को होते होते रासो हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब हम सभी पढ़ने वाले हैं रासो में महत्वपूर्ण है खुमान रासो। खुमान रासो के विषय में पढ़ने वाले हैं। अब कहता है कि संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बप्पा के पीछे खुमान की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, और जिसके समय में बगदाद के खालीफा अलमामुस में चित्तौड़ पर चढ़ाई की। कहाँ पर? चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। 24 युद्ध। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर किया जाना पड़ता है। यहाँ पर जो रचना है वो दलपति विजय का नामक जो है ना खुमान रासो की रचना करते, बहुत उपयोगी है। पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे युद्ध तक की वंश परंपरा इस प्रकार: कालभोज बप्पा, खुमान रासो, मलतट, भरतेपट सिंह खुमान, दूसरा महायक खुमान, तीसरा कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भरतेपट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतः 190 का औसत लगाने पर तीनों खुमान का संवत अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। देखिए, पहला है खुमान, पहला विक्रम संवत 810 से 865 में, दूसरा आता है खुमान दूसरा जिसका विक्रम संवत 870 से 900, और तीसरा खुमान जो आते हैं विक्रम संवत 965 से 990। अब्बासिया वंश का अलमायु विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी, मतलब जीत हासिल की थी, और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी, मतलब युद्ध होना शुरू हो गया था। अतएव यदि किसी खुमान से अलमामुस की लड़ाई शुरू हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में ग्रंथ अब हमें मिलता है